नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में विचार शक्ति का महत्व समझिए। मनुष्य का विकास और भविष्य उसकी मन स्थिति पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म बनेंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। भली बुरी परिस्थितियां अनायास ही सामने नहीं आ खड़ी होती, उनका अपने कर्तव्य से बड़ा संबंध होता है। वृत्तियों की प्रतिक्रिया परिस्थितियों के रूप में सामने आती हैं। यह तथ्य है कि कृतियां अनायास ही नहीं होने लगती, वरन चिरकाल से मन में स्थित विचार पद्धति का परिणाम होती हैं। वास्तविक पूंजी धन नहीं विचार है। वास्तविक शक्ति साधनों में नहीं विचारों में सन्निहित है। व्यक्तित्व का निखार विचारशीलता पर अवलंबित है। सोचने के ढंग से जीवन को दिशा मिलती है और दिशा निर्धारण व भविष्य का भला बुरा होना निश्चित है। सच तो यह है कि आज कोई व्यक्ति जिस भी स्थिति में है वह उसके अब तक के विचारों का ही परिणाम है, और भविष्य में जैसा कुछ बन सकेगा उसका आधार उसकी विचार शैली ही होगी। कहा जाता है कि खोपड़ी में मनुष्य का भाग्य लिखा रहता है। इस भाग्य को ही कर्म लेख भी कहते हैं। मस्तिष्क में रहने वाले विचार ही जीवन का स्वरूप निर्धारित करते और संभावनाओं का ताना बाना बुनते हैं। इसलिए प्रकारांतर से भी यह बात सही है कि भाग्य के लेखा जोखा कपाल में लिखा रहता है। कपाल अर्थात मस्तिष्क, मस्तिष्क अर्थात विचार। अतः मानस शास्त्र के आचार्यों ने यह उचित ही संकेत किया है कि भाग्य का आधार हमारी विचार पद्धति ही हो सकती है। विचारों की प्रेरणा और दिशा अपने अनुरूप कर्म करा लेती है। इसलिए कर्म में लिखा हो जैसी भाषा का प्रयोग पुरातन पंथ से करते हुए भी तथ्य यही प्रकट होता है कि कर्तव्य अनायासी नहीं बन पड़ता। उसकी पृष्ठभूमि विचार शैली के अनुसार धीरे धीरे मुद्दतों में बन पाती है। हाड़ मांस के खोखले में जो जादू भरा है वह विचार शक्ति ही है। अब तक के मानवीय विकास का सारा श्रेय उसकी उसी विशेषता को दिया जा सकता है। आज व्यक्ति की स्थिति क्या है उसे देखकर उसके भूतकाल की विचार शैली को बताया जा सकता है, और उसके आगे भविष्य क्या होगा इसकी भविष्यवाणी इस आधार पर की जा सकती है कि उसका विचार प्रवाह किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। मोड़ आने पर परिवर्तन हो सकता है। वह चमत्कार भी विचार परिवर्तन का ही माना जाएगा। विचार निस्संदेह मनुष्य जीवन का अतिशय महत्वपूर्ण तथ्य एवं ईश्वरीय अनुदान है। इसे यदि ठीक तरह संभाला सुधारा जा सके तो नर पशु या नर पिशाच की स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति देखते देखते महामानवों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है, महत्वपूर्ण सफलताओं का अधिकारी बन सकता है और उज्जवल व्यक्तित्व उपलब्ध करके अपना ही नहीं असंख्य अनेकों का भी उद्धार उत्कर्ष कर सकता है। मानव के भौतिक शरीर में दिव्य तत्व का जो महान अंश विद्यमान है उसे विचार ही कहा जा सकता है। अध्यात्म की भाषा में उसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अध्यात्म का सारा ढांचा हमारी विचारणा, मान्यता, आस्था, निष्ठा और आकांक्षा को परिष्कृत करने के लिए ही खड़ा किया गया है। ईश्वर, कर्मफल, पुनर्जन्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदि की मान्यताएं और पूजा, उपासना, धर्म, कर्म आदि के सारे कर्मकांड, धर्मानुष्ठान इसी प्रयोजन के लिए विनिर्मित हुए हैं कि आदमी के सोचने का ढंग उच्च आदर्शों पर अवलंबित हो। कथा, वार्ता, स्वाध्याय, सत्संग, धारणा, ध्यान, शास्त्र दर्शन के पीछे छिपे तथ्य को समझा जाए तो उसका मूल प्रयोजन विचारों को अस्वस्थ दिशा में भटकने न देकर उन्हें सुसंस्कृत बनाने का ही दृष्टिकोण होगा। लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, वैभव, प्रभाव, पद आदि की संपत्तियों का महत्व तो जानते हैं, पर न जाने क्यों अभी तक यह समझ नहीं पाए कि वास्तविक संपदा तो विचारना ही है।
और उसी के बल पर विभिन्न स्तर की सफलताओं तथा समृद्धियों का तालमेल बैठता है। हमें अत्यंत बारीकी के साथ अपनी विचार श्रृंखला पर गौर करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनका स्तर क्या है, यह विचार किस दिशा में बह रहा है। यदि वासना, तृष्णा, क्रोध, लालच, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसी आकांक्षाओं को प्रधानता है तो समझना चाहिए कि हमें उलझाने वाली परिस्थितियों में जकड़ा रहना पड़ेगा। अपने दोष दुर्गुणों को समझने और उन्हें सुधारने की आकांक्षा यदि जाग पड़े तो समझना चाहिए कि विचारों का महत्व समझ में आने लगा। कुविचार और असंस्कृत विचार ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं और वे ही पतन के गर्त में गिराते तथा प्रगति के पथ में अवरोध उत्पन्न करने के कारण हैं। इसलिए दूरदर्शी लोग अपनी परिस्थिति को सुधारने से पूर्व मानसिक स्थिति को निष्पक्ष भाव से समझने और तीखी दृष्टि से यह देखने की कोशिश करते हैं कि किन अवांछनीय, असामाजिक और अनैतिक विचारों ने मनोभूमि पर कब्जा जमा रखा है। जिस प्रकार शत्रुओं और दुष्टों द्वारा अपने ऊपर होने वाले आक्रमणों को निरस्त करने के लिए हम सतर्कता बरतते और सुरक्षात्मक तैयारी करते हैं, उसी प्रकार कुविचारों की मना क्षेत्र में कितनी जड़ जमाई गई है उसे देखने और उखाड़ने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाना चाहिए। आत्मशोधन को सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है, जिससे चित्तवृत्तियों की चंचलता और कुपथगामिता पर नियंत्रण कर लिया जाना चाहिए। बाहरी शत्रुओं से निपटना सरल है क्योंकि वे दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक शत्रु समझ में नहीं आते, दिखते भी नहीं, इसलिए उनकी ओर ध्यान भी नहीं जाता और निपटने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती। इसी उपेक्षा में वे अपनी जड़ें गहराई तक जमाते चले जाते हैं और क्रमशः सारे चिंतन तंत्र पर कब्जा करके मनुष्य को गई गुजरी स्थिति में ला पटकते हैं। जिस प्रकार हम दूसरों को समीक्षा करते हैं, दोष ढूंढते और आलोचना निंदा करते हैं, उसी तरह वरन उससे भी अधिक कड़ाई के साथ अपने विचार संस्थान की गुण कर्म स्वभाव की परख करनी चाहिए। यह क्रम आत्मचिंतन के लिए एक नियत निर्धारित समय पर नित्य ही चलाना चाहिए। असत्य, छल, निष्ठुरता, व्याभिचार, बेईमानी आदि असामाजिक अपराधों पर ही नहीं, आलस्य, प्रमाद, आवेश, असहिष्णुता, कटु भाषण, अशिष्टता, अधीरता, चिंता, निराशा, कायरता आदि व्यक्तिगत दुर्गुणों पर भी नजर रखनी चाहिए और उन्हें हटाकर प्रतिपक्षी सद्विचारों और सद्भावना को मनोभूमि में प्रतिष्ठापित करने का वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जैसे चतुर किसान अपने सबसे अच्छे खेत में सबसे अच्छा बीज बोकर सबसे अच्छी फसल उगाने का लाभ प्राप्त करता है। चोर पर निगाह रखने में उसे चोरी करने का अवसर नहीं मिलता और अपनी हानि बच जाती है। उसी प्रकार अपने अनुदार दुर्गुणों पर भी सतर्क रह जाए और उनके आक्रमण पर अवसर न आने पर लेने के लिए पहले से ही सावधानी रखी जाए, तो वे ईंधन न मिलने पर बुझ जाने वाली आग की तरह समाप्त हो जाते हैं। जो विचार अभ्यास में आते और क्रियान्वित होते हैं, उन्हीं की जड़ जमती है। बुरे विचारों को चित्त क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया जाए और उनके स्थान पर तुरंत प्रतिरोधक उच्च विचार प्रस्तुत कर दिए जाएं, तो चोर जैसी स्थिति के आसुरी विचारों को पलायन करते ही बनेगा। वे तभी तक ठहरते हैं जब तक कि उनका प्रबल प्रतिरोध नहीं होता। श्रेष्ठ विचारों को चिंतन क्षेत्र में स्थान मिले और उन्हें कार्यान्वित होने के अवसर मिलते रहें, तो कोई कारण नहीं कि वे हमारे गुण कर्म स्वभाव में सम्मिलित न हो जाएं और उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत न करें। मित्रों, विचार निर्माण में सहायता करने वाली सत साहित्य का क्रमबद्ध स्वाध्याय इस प्रयोजन के लिए नितांत आवश्यक है। सद्विचार संपन्न चरित्रवान उत्कृष्ट गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों का सत्संग भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। भूलों के लिए अपने आप को एकांत में कान ऐंठने, उठक बैठक करने, चोटें लगाने, मुर्गा बनने, भोजन में कटौती करने जैसे शारीरिक दंड दिए जा सकते हैं। अगले दिन उन पिछले दिन
वाली भूलों को न होने देने के लिए प्रातः काल में ही निश्चय कर लिया जाए, दिन भर सतर्कता रखी जाए और रात को भूलों को लेखा जोखा लेकर प्रायश्चित किया जाए, तो यह प्रक्रिया थोड़े ही दिनों में हमारी विचार शक्ति को परिष्कृत कर देगी। विवेक, औचित्य, तर्क, प्रमाण व श्रुति का निष्पक्ष भाव से पता लगाने का क्रम यदि चलता रहे तो बहुत सी भ्रांतियां सहज ही दूर हो सकती है और सुसंतुलित विचारना के आधार पर शांति, समृद्धि, प्रगति और महानता की दिशा में तेजी से बढ़ा जा सकता है।